है रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आज से 100, 200, 300 साल पहले किसी कपल को कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनके पास कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं था, मतलब वो बेबी लेस हो जाएंगे। ठीक है, नया वर्ड मैंने फाइंड आउट कर दिया, बेबी लेस। तो लेकिन अब मॉडर्न एरा स्टार्ट हो चुका है, तो मॉडर्न एरा में नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है और हर एक फील्ड में अलग अलग साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, और अगर मेडिसिनल फील्ड की बात करो तो फार्मासिस्ट, केमिस्ट, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब रिसर्च करते रहते हैं अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड में। तो रिप्रोडक्शन में भी टेक्नोलॉजी लाने के लिए और रिप्रोडक्शन को असिस्ट करने के लिए, जैसे बहुत लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों में। जैसे प्रॉब्लम आइदर कैन बी इन मेल और इन फीमेल। पहले कैसा होता था कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम का जिम्मेदार खाली मानते थे कि फीमेल्स जिम्मेदार हैं इसके, फीमेल्स के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, पहले ऐसे ही होता था। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जब मार्केट में आई, तो इससे मालूम पड़ने लगा हम लोगों को कि सिर्फ फीमेल्स ही जिम्मेदार नहीं होती हर केसेस में, मेल्स भी होते हैं। तो मेल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और फीमेल्स में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल्स में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहला इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, जब भी कंसीव करना होता है, कॉप्यूलेशन करना होता है, सो एक टाइम पता होना चाहिए कि व्हेन डज योर ओवम गेट रिलीज्ड। आपको पता होता है कि मंथ के इस दिन के बीच में ओवम रिलीज़ हो सकता है, अगर आप काउंटिंग रखते होगे तो। ठीक है, तो उसी मंथ, मतलब उसके आसपास, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके यू हैव टू परफॉर्म कॉप्यूलेशन, तब जाके आपका स्पर्म एंड ओवम जाके मीट होगा वहाँ फैलोपियन ट्यूब में। नहीं तो चांसेस कभी कभी ऐसे रहते हैं कि आपने किसी और समय पे कर लिया, मतलब कोई और दिन पे कर लिया, और ओवम और स्पर्म मीट नहीं हो पाए। जब तक ओवम निकला तब तक स्पर्म मर गया, यहाँ पे बहुत दिन हो गया। या फिर जब तक ओवम तो यहाँ पहुँच गया लेकिन स्पर्म को आने में लेट हो गया, तो ओवम यहाँ से निकल गया फैलोपियन ट्यूब से। अब अगर स्पर्म ओवम से यूट्रस में मिलेगा तो कुछ नहीं होने वाला, उसको मिलना कहाँ चाहिए, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये तो चीज़ें होती है, नॉर्मल चीज़ें हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों से भी कंसीव नहीं होता है, सो एक कैलकुलेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कंसीव करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वजह से किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जैसे मैंने आपको बताया इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता ही नहीं है आपका मेंस्ट्रुएशन कब होगा, कभी भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपका क्वालिटी ऑफ ओवम प्रोड्यूस हो रहा है वो हैम्पर होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपके ओविडक्ट, जो कि आपका फैलोपियन ट्यूब है, उसमें ब्लॉकेज है। ओवम तो निकल रहा है बट वो ब्लॉकेज की वजह से आगे नहीं आ पा रहा है और स्पर्म उससे मिल नहीं पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, है ना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलो यूट्रस में भी ब्लॉकेज नहीं है। अगर यूट्रस में भी ब्लॉकेज नहीं, नॉर्मली ओवम रिलीज़ हो रहा है हर मंथ, ठीक है, बट स्पर्म भी आके मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद जब उनको 2-3 दिन बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांट होना है, उस टाइम पे वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, यूट्रस में कुछ रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है कि वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गई, ये कुछ बेसिक से कंडीशंस हैं फीमेल्स में। इससे भी बहुत सारे ज़्यादा कंडीशंस है, 6-7 कंडीशंस और भी है। हायर लेवल पे आप जाओगे तो पढ़ोगे। मेल्स में तो 14-15 कंडीशंस हैं, सब में अलग अलग। मेल्स में ज़्यादा कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो मेल्स में एक बेसिक कंडीशन क्या होता है, आपका जो सीमेन है, यू नो व्हाट इज़ सीमेन, क्या होता है, किसी को याद है कुछ?
सीमेन में क्या क्या होता है? सब गायब। आई थिंक खाली गौरव को याद होगा, और किसी को याद है? सीमेन इज कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, उनका जो सीक्रेशन होता है, ग्लैंड्स का सीक्रेशंस प्लस स्पर्म्स दोनों मिला के सीमेन बनाते हैं। अब आपके सीमेन में ग्लैंड्स के सीक्रेशन है लेकिन स्पर्म ही नहीं है। भाई अगर स्पर्म ही नहीं है तो घंटा फर्टिलाइज होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं ना। स्पर्म के अंदर जो हेड होता है स्पर्म का, उसी में तो सारे न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन है, डीएनए उसी में तो है। स्पर्म है ही नहीं तो क्या क्या उसको जाके फर्टिलाइज क्या करेगा? कुछ भी नहीं। एक ये रीज़न हो गया कि स्पर्म नहीं बन रहे हैं कम्प्लीटली बंद है, मतलब स्पर्म कम्प्लीटली बन नहीं रहा है। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है, एक बीमारी होती है क्रिप्टोर्चिडिज्म करके नाम होता है। जब भी कोई बेबी बॉय बॉर्न होता है ना, तो डॉक्टर ना सबसे पहले उसका टेस्टिस चेक करता है। सबसे पहले तो उसका सांस उसको रुलाने की कोशिश करता है ताकि वो भाई सांस लेना चालू कर दें। उसके बाद टेस्टिस चेक होता है बच्चे का। क्यों टेस्टिस चेक होता है? डॉक्टर चेक करता है कि उसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आया कि नहीं आया स्क्रोटम के अंदर। क्योंकि स्टार्टिंग में बर्थ के जब हम लोग पेट में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तीसरे महीने के आसपास जो टेस्टिस होता है एक डक्ट के थ्रू, जिसको हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, ये सब आपको नाम नहीं दिया है, आगे रहेगा ये सब फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे बायोलॉजी को। तो उस कैनाल के थ्रू नीचे आता है स्क्रोटम में। तो डॉक्टर्स चेक करते हैं कि भाई टेस्टिस आया है कि नहीं आया नीचे। नहीं आया रहेगा तो उसको ऑपरेशन के थ्रू या किसी और तरीके से उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो चेक नहीं किया तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में फंसा रह जाएगा और बेबी बाद में वो फ्यूचर में एडल्ट होने के टाइम पे स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मेल्स में? स्पर्म के जो काउंट्स होते हैं वो बहुत कम है। अगर स्पर्म के काउंट 250 मिलियन से कम है, मतलब 2.5 करोड़ से कम स्पर्म्स अगर निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, 2.5 करोड़ 250 मिलियन मैंने बोला ना, 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख। 10 मिलियन मतलब कितना? 1 करोड़। 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़। सो 100 मिलियन कितना होता है? 10 करोड़। तो मैं 250 मिलियन बोल रहा हूँ, मतलब 25 करोड़। मतलब एक इजैकुलेशन के टाइम पे जब एक बार आप इजैकुलेट कर रहे हो, अगर 250 मिलियन से कम स्पर्म निकल रहे हैं, मतलब 25 करोड़ से कम स्पर्म निकल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। चांसेस बहुत रेयर है, बहुत नील है। इट शुड बी बिटवीन 300 to 400, मतलब 300 के आसपास रहेगा तो चांसेस हाई हैं। तो एक तो लेस स्पर्म काउंट ये हो गया। दूसरा होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है। मैंने बताया था उसके पूंछ में दम ही नहीं है कि वो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा पाए। 6.5 मीटर इन मेल, और बचा हुआ डिस्टेंस कुछ फीमेल्स में, उतना दम ही नहीं रह जाएगा। तो पहुँचेगा कैसे फैलोपियन ट्यूब तक? नहीं पहुँच पाएगा ना। ये एक रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न बहुत ख़तरनाक होता है, लूढ़े लंगड़ स्पर्म। मैं तो इनको ऐसे ही बुलाता हूँ, मतलब उनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी है। किसी का सर गायब रहेगा, किसी का पूंछ गायब रहेगा, किसी के सर आधा है आधा ही नहीं। ऐसे भी होते हैं प्रोडक्शन में। तो अगर 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, 30-35 करोड़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें से कुछ ऐसे स्पर्म ज़रूर रहते हैं जिनका टकला गायब है, किसी का कुछ गायब है, कुछ गायब है। बट मेजॉरिटी ऐसे रहते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिट स्पर्म रहते हैं। अगर वो फिट स्पर्म जो है उसने फर्टिलाइज किया तो बच्चा सही सलामत अच्छा खासा निकलेगा बाहर। किसी और गलत स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, एक तो कर नहीं पाएगा, इतनी उसकी क्षमता ही नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए। कर भी दिया बाई चांस कुदरत के करिश्मा से, तब तो भाई आप सहन लो, अब सहन कर लेना।
लेकिन इसके लिए भी एक टेस्ट होता है। मैंने बताया था ना, एमनियोटिक फ्लूइड मदर के यूट्रस में बनता है शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशन रहती है, क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन रहती है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है बच्चे के अंदर, लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिससे उसकी जान भी जा सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, नीडल लेंगे, सिरिंज लेंगे, उसको डालेंगे और एमनियोटिक सेल्स को निकालेंगे बाहर और उसको एग्जामिन करेंगे, उसके क्रोमोसोम्स को, और मालूम पड़ जाएगा उन्हें कि भाई बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल रहा तो डॉक्टर बोल देता है भाई आप इसको अभी ही एमटीपी करा लो, मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेट करा दो प्रेगनेंसी को अपने। नॉर्मल है तो फिर कंटिन्यू रखो भाई। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कुछ क्या, खाली 3 सॉल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं IVF। बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट ना आजकल ट्रेंड्स में चलता है। IVF फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। अब कहा जाता है कि IVF जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है उसे, मतलब वो टेस्ट ट्यूब में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अगर कोई बोलता है टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है बेबी तो गलत है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब नहीं होता, मैं बताऊंगा। एक प्लेट होता है कांच का, उस पर बनाया जाता है। टेस्ट ट्यूब में कैसे कोई बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है यार। इनिशियल डेवलपमेंट ही सही, स्टार्टिंग का कुछ समय जो होता है वो प्लेट में बेबी का डेवलपमेंट होता है, कुछ दिन, कुछ महीने, 1 महीने मैक्सिमम। फिर उसको क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं मदर के यूट्रस में। IVF करते कब है, सबसे पहले इस पे आते हैं। IVF तब परफॉर्म होता है जब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में ब्लॉकेज हो। अब अगर ओविडक्ट में ब्लॉकेज है तो स्पर्म और ओवम नहीं मिल सकते आपस में, सही बात, नहीं मिलेंगे, तो उनको मिलाना ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वाया इंजेक्शन ओवरी के अंदर से ही ओवम को बाहर निकाल लेते हैं और मेल पार्टनर को बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं, आप अपना स्पर्म वायल में, टेस्ट ट्यूब में, किसी में भी, जो भी वो देंगे आपको निकालने के लिए, उसमें आप लेके आ जाइए स्पर्म। सो एक पर्टिकुलर अच्छा स्पर्म वो चूज़ करेंगे डॉक्टर्स, और जो ओवम निकाला है वो, और वो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराएंगे। कहाँ पर, पेट्री डिश पे, पेट्री डिश पे कांच का रहता है ये, ऊपर ढक्कन लगाते हैं, अंदर ये रखने का होता है, इसको नाम है पेट्री डिश। टेस्ट ट्यूब में नहीं होता, बुक में आपके दिया है टेस्ट ट्यूब, बट टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है चीज़। फिर सुनो, बहुत ज़्यादा स्माइल आ रहा है आशीष। अच्छा, कोई बात नहीं, स्माइल करना चाहिए, हर सिचुएशन में स्माइल करना चाहिए, ठीक है। तो पेट्री डिश में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कराई जाएगी 8 सेल, 16 सेल या 32 सेल तक। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है पेट्री डिश पे, क्योंकि देखो ये पेट्री डिश है, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, बच्चे को आगे और अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो अंदर यूट्रस में जो एनवायरनमेंट मिल रहा है एक ग्रोइंग फीटस को, वो इधर नहीं मिल सकता। सो क्या किया जाता है, अब मदर का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था ना, यूट्रस तो नॉर्मल है, तो क्या होगा, इसको निकालेंगे, इम्प्लांट कर देते, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो आप आर्टिफिशियली कर रहे हो, बॉडी को नहीं पता है कि भाई ये प्रेगनेंसी कराने के लिए हो रहा है, तो बॉडी थोड़ी ना उससे रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, नहीं करेगा ना। तो वो हार्मोन्स इंजेक्शंस के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मैंने डिस्कस किया था कि कितने ज़्यादा इंजेक्शंस वो फीमेल को लेने पड़ते हैं।
अब देखो यहाँ मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने स्पर्म दे दिया, उनका काम ख़त्म, कुछ मिनटों का काम बस। तो IVF समझ में आया। अभी आते हैं सरोगेसी पे। सरोगेसी में ना आप देखोगे एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने मिलेगा, सरोगेट मदर। क्या? सरोगेट मदर। अभी सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी तब परफॉर्म किया जाता है जब फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम हो, मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट है कहाँ होता है? यूट्रस में। अब जब यूट्रस में ही प्रॉब्लम है तो बच्चे का डेवलपमेंट वो मदर करा सकती है अपने अंदर? बिल्कुल नहीं। तो डेवलपमेंट कहीं और कराना पड़ेगा। बॉडी के बाहर तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कराना तो बॉडी के अंदर ही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर सजेस्ट करता है किसी ऐसी फीमेल को लेके आओ जिसको पैसे की नीड हो और वो आपका बच्चा अपने पेट में 9 महीने तक रखे। होते हैं बहुत सारे नीडी लोग होते हैं जो करते हैं ऐसे। तो अब इस केस में क्या होता है, सपोज़ A और B हस्बैंड एंड वाइफ है। A ने अपना स्पर्म दिया, B ने अपना ओवम दिया। अब इनका क्या होगा? IVF होगा। क्या होगा? IVF होगा। मतलब इनिशियल के जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पेट्री डिश में कराए जाएंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस। फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो को उठा के एक C, ये भी फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये भी फीमेल है। अब ये एम्ब्रियो उठा के इसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा और सारे इंजेक्शन्स की बरसात इसके ऊपर होगी। आर्टिफिशियल है ना, तो इंजेक्शन देने पड़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स देने पड़ेंगे प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। सो आगे का 8-9 महीना जो भी प्रोसेस रहेगा, 7 से 9 महीना जो भी है, वो ये मदर उस बच्चे को संभालेगी, डेवलपमेंट उसके बॉडी में होगा। तो इस टाइम पे मतलब इसमें सीधी सी बात है, लीगल चीज़ है और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और इस टाइम पे ये 2 कपल्स की जिम्मेदारी होती है, ये हस्बैंड वाइफ की जिम्मेदारी होती है कि इसका पूरा ध्यान रखा जाए, सरोगेट मदर का पूरा ध्यान रखा जाए। अब देखो, अगर मैं बात करूं, जो बेबी बॉर्न होगा इधर से, वो बेबी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किससे ज़्यादा मैच होगा? ज़्यादा क्या, पूरा किससे मैच होगा? A और B से। क्योंकि देखो ओवम इसी का था तो DNA इसका हो गया फीमेल के साइड से, स्पर्म इनका था, इनके हस्बैंड जी का, तो DNA इन्फॉर्मेशन इनका हो गया, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं का होगा। ये तो खाली एक जगह दे रही है ना डेवलपमेंट होने के लिए, तो इन्हें कहते हैं सरोगेट मदर्स। आई बात समझ में? सरोगेट मदर क्या होते हैं, सरोगेसी क्या होता है? सिंपल सा टॉपिक था, कुछ नहीं। फिर आते हैं स्पर्म बैंक। बहुत सारे मेल्स इसके खिलाफ़ में रहते हैं, हमेशा नहीं चाहिए बच्चा इससे अच्छा, ऐसा बोलते हैं। अब स्पर्म बैंक में क्या होता है, चलो ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं डायग्राम बना के। देखो ये दोनों केसेस में ना फीमेल्स में प्रॉब्लम थी, अब ये केस में ना मेल में प्रॉब्लम है। देखो अभी सेम वही एग्जांपल A एंड B, यहाँ देखो ध्यान से, A और B, A क्या है? मेल, B क्या है? फीमेल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेल है, इन भाई साहब के पास स्पर्म नहीं है। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ये जितने भी स्पर्म्स हैं वो गुड क्वालिटी स्पर्म्स नहीं है, ठीक है। बट ये फीमेल जी जो है ये एकदम फिट है, इनका ओवम एकदम सही है, बट इनको फिर भी बच्चा चाहिए। तो इनके पास एक तरीका क्या होता है, देखो बिना स्पर्म के तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो ये जाएंगे C के पास। ये C क्या है? स्पर्म बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, यहाँ पे मेल वॉज नॉट हैविंग स्पर्म,
ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर स्पर्म जो थे गुड क्वालिटी स्पर्म नहीं थे, तो ये जाएंगे सी के पास। सी क्या है अब यहाँ पे, ये एक स्पर्म बैंक है। अब स्पर्म बैंक पे ऐसे कोई भी ऐरा गैरा आके अपना स्पर्म डोनेट नहीं कर सकता। जशवंत, ऐसा लग रहा है तुझे ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तभी बहुत ज़्यादा हंस रहा है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये स्पर्म बैंक में अगर स्पर्म डोनेट करना है, ठीक है, एज शुड बी 20 एंड अबव, ठीक है, तो आप लोग नहीं जा सकते, कोशिश ही मत करना। और ऐसे ही नहीं आप, ठीक है, आप चले गए, आपको बोल दिया ठीक है इसमें स्पर्म लेके आ जाओ, डोनेट कर दो, ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपकी फुल बॉडी चेकअप होगा। भाई बंदे को कोई बीमारी तो नहीं है, पता चला बंदा निकला HIV पेशेंट, अरे भाई अगर वो HIV पेशेंट निकला ना, गलती से उसका स्पर्म अगर लेके कलेक्ट कर लिया और जिस भी फीमेल के बॉडी के अंदर डाला, वो फीमेल भी HIV इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो आदमी तो मरने ही वाला था वैसे भी, फीमेल भी मरेगी फ्यूचर में, बच्चा जो होगा वो भी उसके साथ पैदा होगा HIV पॉजिटिव। तो पूरे बॉडी का चेकअप होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो कि आपके स्पर्म में इनहेरिट हो सके, ठीक है, आपके स्पर्म में आ जाए ऐसे कोई प्रॉब्लम। दूसरी ये चीज़ कि जब आपका स्पर्म वो लोग लेते हैं तो उसका टेस्टिंग करते हैं कि वो गुड क्वालिटी स्पर्म है या नहीं। ख़राब क्वालिटी को नेग्लेक्ट, कचरा का डब्बा, ख़त्म, ठीक है। तो फिटनेस चेकअप होता है यहाँ पे स्पर्म का भी एज वेल एज योर बॉडी, तब ये स्पर्म आपके एक्सेप्ट होते हैं। और स्पर्म बैंक में जितने भी स्पर्म्स होते हैं, और जब भी लेने वाला कपल, मतलब ये स्पर्म को लेने वाला कपल को कभी भी बताया नहीं जाता कि इसका डोनर कौन था। मतलब ये हमेशा हिडन रखा जाता है कि ये स्पर्म को डोनेट किसने किया, इसका डोनर कौन है। जैसे ब्लड डोनेट करने के टाइम पे आप पता भी कर सकते हो कि ब्लड किसका था, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। अब भाई ये यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ, ये कोई मेल है, किसी मेल ने ये स्पर्म दिया है आपको। अब यहाँ पे देखो, समझो, अब ये ओवम और ये स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल हस्बैंड था, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई नहीं इसके बच्चे में, ये खाली नाम का पापा है, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, नाम का पापा है, एक्चुअल में बायोलॉजिकल पापा ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, पैदा करने से ज़्यादा बड़ा पालने वाला होता है, वो पालेगा, दोनों पालेंगे। भाई साहब पालना मतलब क्या, बच्चा बड़ा होगा ना पैदा होने के बाद, खर्चे जो संभालेगा ना, ठीक है, होना तो चाहिए, वो होगा, चांसेस है, ठीक है। तो देखो अब ये स्पर्म जो है, अब देखो फीमेल तो यहाँ पे फिट है, सो दिस स्पर्म विल बी इजैकुलेटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी, और अब फीमेल के बॉडी में वो फर्टिलाइजेशन होगा और फीमेल विल गेट प्रेग्नेंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि ये जो मेल है एक्चुअल जिसका हस्बैंड है, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं स्पर्म में, तो मेल्स की तरफ से तो मोस्टली ना ही रहता है, और मेरे ख्याल से बहुत से फीमेल्स की तरफ से भी ना ही रहता है कि मेरे हस्बैंड का है ही नहीं, तो फिर आई डोंट वांट, सीधी बात। तो स्पर्म बैंक में देखो कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है ना, अब इसमें नाम को हिडन क्यों रखते हैं, नेम क्यों हाइड करके रखते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर ये बंदे को मालूम पड़ गया कि इसका स्पर्म इस फीमेल के पास गया है, ये वेट करेगा, ठीक है, बच्चे को बड़े होने में, बाद में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके क्लेम करने लगा ये मेरा बच्चा है, क्या होगा, DNA टेस्ट होगा और निकलेगा भी इसी का बच्चा, बायोलॉजिकली इसका बच्चा निकला, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, भाई इसका निकला तो अब करो शेयरिंग अपना, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए इनका नाम, इनका दुकान, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ हिडन रहती है। अगर इसको लीक किया गया किसी के द्वारा तो उसको सज़ा होगी, इट्स अ क्राइम,
ठीक है, क्या बोल रहे हो? पहले एग्रीमेंट करा होता होगा, अब मैं तो कभी गया नहीं, सब चीज़ों को देखा नहीं, लेकिन होता होगा, ये सब लीगल चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। गलतियों से सीखते हैं ना सब लोग, तो गलतियाँ हुई हैं ऐसे, तो बाद में लॉस इसके रिलेटेड लाए गए। इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, कहीं पर भी हो, गलती तो गलती है ना, इंसान ही कर रहे हैं ना वो गलती। तो आपका IVF हो गया, सरोगेसी हो गया और स्पर्म बैंक हो गया। शांत रहो थोड़ा, ठीक है, इतना पहले आप रिवाइज़ कर लो।